हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मन्ना केमिस्ट्री पर। आज का जो टॉपिक हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्चुअली पिछले वीडियोस में हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करा था। वो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, उसका हायरार्की क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है, एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये सारे चीजें हम लोगों ने कवर अप किया हुआ है। अब हम इंडिविजुअली हर एक रिएक्शंस के बारे में देखेंगे कि व्हाट आर द दीज रिएक्शंस। तो बेसिकली आज जो स्टार्ट किया हम लोगों ने वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से स्टार्ट करा है। तो व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है इज अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which a group or atom is substituted by another group or atom by a molecules without any elimination of any molecules। कि विदाउट किसी एलिमिनेशन के अगर कोई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है किसी भी मॉलिक्यूल्स में, अगर इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक बोले तो किसी सबस्ट्रेट में अगर सब्स्टिट्यूशन होता है देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका जो टाइप्स है वो तीन टाइप्स का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। फर्स्ट वन टाइप्स इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड वन इज द प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं इंडिविजुअली कि व्हाट आर दीज टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन, किस कंडीशन में ये तीनों सब्स्टिट्यूशन होता है। प्राइमरली रिएक्शंस कौन सा है जो इन्फ्लुएंस करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को देखेगा, और कौन सा ऐसा रिएक्शंस है जो कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस करेगा। तो आइए देखते हैं उसके बारे में हम लोग। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन कौन कौन सा टाइप का है। तो पहला जो सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने देखा था वो देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? तो अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम उस सब्स्टिट्यूशन को कहते हैं जिस सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि अगर जो अटैकिंग स्पेसीज है वो अगर न्यूक्लियोफाइल है देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर अटैकिंग स्पेसीज इलेक्ट्रोफाइल है देन दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर इलेक्ट्रो अटैकिंग स्पेसीज फ्री रेडिकल है तो उस केस में हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि जैसे सपोज कि अगर हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा है कि ऐसा है कि अगर आर और ये लिविंग ग्रुप है, अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जाके इसको सब्स्टिट्यूट करके आर एन यू हो गया और लिविंग ग्रुप बाहर निकला तो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कुछ ऐसा रिएक्शन है कि आर एल और इलेक्ट्रोफाइल अगर है यहाँ पे और ये जाके सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो आर ई बना, और ये आर या ए आर लिख लेते हैं, इसको कहते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर हमारा आर एल है और अगर हमारा ये फ्री रेडिकल है आर डॉट, अगर हम लोग सपोज लिख देते हैं या फिर ऐसा लिखते हैं एक्स डॉट, और ये जाके सब्स्टिट्यूट करता है आर एक्स प्लस लिविंग ग्रुप बाहर निकला तो दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये था। तो हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अगर हम इन तीनों में देखें तो एलिफैटिक में ज्यादातर रिएक्शंस हम जो देखेंगे डिस्कस करेंगे SN1 SN2, दीज आर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो उसके बारे में डिटेल में अभी देखते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी कुछ रिएक्शंस है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी, जो जनरली ऑर्गेनिक के एरोमेटिक पार्ट में हम लोग ज्यादातर रिएक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, जल्दी जल्दी से देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है। केस वन, अब ऐसा है कि जैसा मैंने आर और एल लिया, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। एल को हम लिविंग ग्रुप कहते हैं, लिविंग ग्रुप, और आर स्टैंड फॉर अल्काइल, ये अल्काइल है और ये लिविंग ग्रुप है ना। अब इस पर में अगर हम न्यूक्लियोफाइल डालते हैं तो क्या हो जाएगा, इस पे अगर हम न्यूक्लियोफाइल डालेंगे तो क्या होगा, जो देखो प्लस न्यूक्लियोफाइल डालेंगे तो ये हो जाएगा आर एन यू और लिविंग ग्रुप, ऐसा लिखेंगे है ना, ये लिखेंगे। ठीक,
केस वन, इसमें कुछ केसेस डिस्कस करते हैं कि किस किस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। केस वन ये है कि पहला कि फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल added to substrate, then living group leaves। अगर ऐसा केस आया, जैसे कि अगर मान लो ये हमारा सी है, ठीक, इसके वैलेंसीज ऐसा है, लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल डाला और देखा जाए तो ये कुछ ऐसा हो गया लिविंग ग्रुप, और ये न्यूक्लियोफाइल जा करके बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर लिविंग ग्रुप बाहर निकला और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, बट दिस केस इज नॉट फिजिबल। एक्चुअली दिस केस इज नॉट फिजिबल, है ना, ये केस फिजिबल नहीं है। क्यों नहीं फिजिबल है, जो देख लेते हैं। दिस केस इज नॉट फिजिबल, ये है नॉट फिजिबल, है ना, नॉट फिजिबल बिकॉज, क्यों ऐसा, कार्बन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है, 4 ही ऑर्बिटल है उसके पास वैलेंस शेल में, तो 4 से ज्यादा बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा। कार्बन नेवर बी पेंटावेलेंट, है ना, कार्बन नेवर बी अ पेंटावेलेंट, कभी भी कार्बन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। सो ये पॉसिबल ही नहीं है, इस केस को इग्नोर करते हैं। केस टू में क्या लिखेंगे कि व्हेन फर्स्ट लिविंग ग्रुप लीव्स, पहली बार लिविंग ग्रुप लीव्स करेगा, लीव्स, देन न्यूक्लियोफाइल attacks and attaches। ओके, देखो जैसे कि अगर हमारा ये है, इसमें 2 स्टेप मैंने डिस्कस किया। स्टेप वन, ठीक है, स्टेप वन क्या है, इसमें पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा, जैसे ही हीट करोगे पहले लिविंग ग्रुप निकला, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद सेकेंड केस जो है वो क्या होगा, स्टेप टू में क्या हो जाएगा कि ये पॉजिटिव प्लस न्यूक्लियोफाइल यहां जाकर के कनेक्ट हो गया, और ये जो है NU बन गया, ठीक है। ये फिजिबल केस है, दिस इज अ फिजिबल केस। अब अभी एक और केसेस पॉसिबल हो सकता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, लेकिन इस पे इसके उसके बाद हम फिर से डिटेल में आएंगे कि इस केस का व्हाट इज द एलिबरेशन, इस केस के में क्या क्या हम स्टडी कर सकते हैं। इस तरह का अगर केस होता है तो उसको किस तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, डिटेल में आते हैं। पहले हम देख लेते हैं केस 3 क्या हो सकता है। केस 3 ऐसा हो सकता है कि जैसे at same time nucleophile attacks and living group leaves, है ना, सेम टाइम पर न्यूक्लियोफाइल अटैक भी करता है और लिविंग ग्रुप लीव भी करता है। जैसे जैसे देखो कि अगर ये ऐसा है और ये न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यहां से ऐड हो रहा है और लिविंग ग्रुप निकल रहा है, और फिर ये कुछ ऐसा बन गया, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप। ये पॉसिबल है। इन दिस केस इज फिजिबल, दिस केस इज फिजिबल, ये फिजिबल है बिकॉज नो वायलेशन ऑफ द टेट्रावैलेंसी, नो वायलेशन ऑफ टेट्रावैलेंसी। इस केस में टेट्रावैलेंसी की कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या है, फिजिबल केस है ना। यानी कि ये हमारे हिसाब से ये 3 ही ऐसा केसेस था जिसके बारे में हम स्टडी कर सकते थे।
एक तो नहीं फिजिबल हुआ, दूसरा और तीसरा फिजिबल हुआ। अब हम आते हैं सेकेंड केस में जो था उसके बारे में देखते हैं, केस 2 के बारे में, जिसमें क्या था, देयर आर टू स्टेप्स। स्टेप 1 क्या था कि लिविंग ग्रुप यहाँ पे क्लीव हुआ। अब लिविंग ग्रुप जब क्लीव होगा तो ये दोनों बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को लेके निकला तो कार्बोकेटायन बना, है ना, कार्बोकेटायन बना। अब क्या है कि यहां पर में दिस स्टेप इन्वॉल्व अ क्लीवेज ऑफ अ बॉन्ड, सो इट इज इट इज स्लो स्टेप। ये क्या है, स्लो स्टेप है। अगर कोई भी स्टेप स्लो होगा तो उसको हम आरडीएस कह सकते हैं, बिकॉज दूसरा स्टेप को भी थोड़ा एसेस कर लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या हो रहा था कि जो ये इंटरमीडिएट बना, कार्बोकेटायन इज अ इंटरमीडिएट, और इस पे न्यूक्लियोफाइल जब अटैक किया, ये कार्बोकेटायन केटायन इंटरमीडिएट और न्यूक्लियो इंटरमीडिएट, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो फिर बना क्या, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाके ऐड हुआ। ये फास्ट होगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन ये फास्ट होगा, ये स्लो होगा, है ना, ये स्लो होगा। ये अगर स्लो है तो इस स्टेप को कहते हैं आरडीएस, दिस इज कॉल्ड आरडीएस। इसको क्या कहते हैं बच्चों, आरडीएस कहते हैं। आरडीएस का मतलब इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस स्टैंड फॉर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। यानी कि एक्चुअली रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि उसके रेट के बारे में डिटेक्ट करना हर स्टेप में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम जब भी एक से ज्यादा स्टेप में कोई भी रिएक्शन होता होगा तो हम उस स्टेप को चूज करते हैं जो स्लोएस्ट होगा, क्योंकि अगर वो स्टेप स्लोएस्ट है तो उस केस में उसका रेट को इवेल्युएट करना थोड़ा आसान होता है। इसीलिए स्लोएस्ट स्टेप को हमेशा आरडीएस बोला जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। तो अब हम देखो, अब जब रेट की बात करते हैं तो ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, लिविंग ग्रुप कन्वर्ट हो गया किसमें, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप निकल गया, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन बना इसमें कार्बोकेटायन है। अब रेट लॉ से हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, लॉ क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। एक्चुअली रिएक्टेंट होता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है। अब चूंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट एक ही इन्वॉल्व है तो एक ही होगा, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू सबस्ट्रेट का पावर 1। अब रेट एक्सप्रेशन में, इन रेट एक्सप्रेशन, इन रेट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन पावर ऑफ सबस्ट्रेट, पावर ऑफ सबस्ट्रेट इज इक्वल्स टू 1। इसीलिए ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, मोलेकुलरिटी इज ऑल्सो 1, मोलेकुलरिटी इज 1, क्योंकि एक ही इन्वॉल्व है, इसीलिए सो इट इज कॉल्ड यूनिमोलेक्युलर, यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको, है ना, और शॉर्ट फॉर्म में इसको SN1 कहते हैं। यानी कि SN1 में क्या हुआ कि एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन हुआ, और उस रिएक्शन में इसमें क्या हुआ, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हुआ। सो इन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन it is
सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, है कि नहीं? सिंगल स्टेप रिएक्शन, सो इट इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एक्चुअली यूनिमोलेकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सबस्ट्रेट हमारा एक ही है ना, सबस्ट्रेट एक है। डिस्पाइट यहाँ पे इस रिएक्शन में देयर आर टू reacting species, one is substrate, another one is nucleophile which is reagent. Despite यहाँ पर क्या है कि रेट में एक ही इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिमोलेकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1। ओके, अब यूनिमोलेकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्विक फीचर्स अगर हम इसका देखें तो क्या क्या है? क्विक फीचर्स अगर देखें तो सबसे पहला कि SN1 टू स्टेप रिएक्शन है ना, टू स्टेप रिएक्शन है ना, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन विच इज RDS। सेकेंड स्टेप क्या देखा है इसका कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट कार्बोकेटायन है ना। एक ये दो स्टेप हो गया, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद अब आता है एस एन केस 2 का, केस थ्री में हम लोगों ने क्या देखा था कि न्यूक्लियोफाइल बोथ न्यूक्लियोफाइल and living group added and living simultaneously एक ही साथ एड लिविंग ग्रुप ऐड भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। अब यहां पर में क्या होगा, जैसे ये लिविंग ग्रुप है इस पे न्यूक्लियोफाइल डाल रहा है ना, तो एक ही समय में क्या होगा कि ये लिविंग ग्रुप निकल भी रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल बाहर भी जा रहा है। इस स्टेप को कहते हैं, ये जो बना इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और देन उसके बाद क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे हुआ और लिविंग ग्रुप बाहर निकला। ओके, तो ये देखो, अब यहाँ पर रेट जब देखेंगे तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। अब दोनों इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों मिलाकर के क्या लिखेंगे हम, इसका पावर 1 तो ये हेंस ये रेट एक्सप्रेशन है, दिस इज रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन में ये एलिमेंट्री रिएक्शन, तो हेंस सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर। तो ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2 क्योंकि दो इन्वॉल्विंग है, देखो 1 and 1, तो ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2 और मोलेकुलरिटी भी 2 होगा, मोलेकुलरिटी इज इक्वल्स टू 2, हेंस इट इज कॉल्ड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड बाई
molecular nucleophilic substitution reaction, bimolecular nucleophilic substitution reaction है ना. ओके, also known as SN2, इसको SN2 भी कहते हैं. ठीक है, अब देखो दो चीजें यहां पर में आया. SN1 में आया इंटरमीडिएट, जैसे कार्बोकेटायन आया है ना. अब कार्बोकेटायन आया किसमें, SN1 में, और दूसरे वाले में क्या आया, ट्रांजिशन स्टेट. क्या आया, ट्रांजिशन स्टेट. अब ये ट्रांजिशन स्टेट और कार्बोकेटायन में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं. देखो, सबसे पहले जो इसको, ये कार्बोकेटायन को हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट. दिस इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट. और ट्रांजिशन स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट ही कहते हैं. अब इसमें क्या है कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये देख लेते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट वर्सेस, थोड़ा सा एक बार डिफरेंसेस देख लेते हैं, फिर ग्राफिकली भी देखेंगे. रिएक्शन इंटरमीडिएट वर्सेस ट्रांजिशन एलिमेंट. अगर हम देखें ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन स्टेट, तो क्या होगा, ये रेस्पेक्टिवली स्टेबल, ये रेस्पेक्टिवली स्टेबल है, स्टेबल है. ये क्या है, रेस्पेक्टिवली लेस स्टेबल, टिवली लेस स्टेबल. ये फिजिकली एग्जिस्ट, ये इमेजनरी होता है, इमेजिनरी है. थर्ड कह सकते हैं कैन बी आइसोलेटेड, इसमें बोलेंगे कांट बी आइसोलेटेड, इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता. ये तो मैंने एक डिफरेंसेस देखा. अब थोड़ा ग्राफिकली भी चेक कर लेते कि क्या क्या है, जरा देख लेते हैं. ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ करने अभी कर रहे हैं, हम कर रहा हूं मैं, ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को मिला करके हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट. और ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी है ना. ये है पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट. रिएक्शन कोऑर्डिनेट का है ना. अब देखो, ये रिएक्टेंट यहां है, कुछ ऐसा बना इस केस में, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं. इस केस में ये ऐसा बना, ठीक है. ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है. ठीक है, अब यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, यहाँ पे कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन, ये TS1, ये TS2, यहाँ पे TS, ये देखो ये है SN1. दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SN1, एनर्जी डायग्राम ऑफ एनर्जी SN1. ये है एनर्जी डायग्राम ऑफ SN1
वर्सेस SN2 का मैंने खींचा है, ये SN2 का है। देखो एक्चुअली इस पे देखो SN1 में दो तरह का ट्रांजिशन एलिमेंट बना। एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या, जैसे कि सपोज यहाँ पे अगर हमने लिखा R और L लिखा, ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल तो ऑलरेडी खुला हुआ है। तो पहला स्टेप में क्या है कि R डॉट 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 L, ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, यानी कि एक ऐसा मोमेंट जहां पर ये बॉन्ड खुल रहा है। और ट्रांजिशन स्टेट में ये रिएक्शन कार्बोकेटाइन में क्या होगा, R प्लस और L माइनस जाके क्लीव कर गया। और ये दूसरा ट्रांजिशन स्टेट जहां पे कि R और ट्रांजिशन एलिमेंट ये दोनों क्या होगा कि बॉन्ड फॉर्म करने लगेगा। मतलब उस सिचुएशन में जहां पे कि बॉन्ड गोइंग टू बी क्लीव और बॉन्ड गोइंग टू बी फॉर्म, उस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। वो स्टेट जो है बहुत ही हाइपोथेटिकल स्टेप है, वी कांट से कि एट दैट किस मोमेंट पर में या कहां से कहां तक बॉन्ड टूट रहा है और कहां से कहां तक बॉन्ड को फोका फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी स्पेस, ये इमेजिनरी स्पेस कहलाता है एंड दिस इज एक्चुअली इमेजिनरी। इस केस में क्या है, इस केस में एक ही समय पे ये लिविंग ग्रुप भी निकल रहा है और ये जो है न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा है ना। तो इसीलिए एक ही ट्रांजिशन एलिमेंट बनता है। बट SN1 में दो ट्रांजिशन स्टेट, ये देखो इसकी एनर्जी डायग्राम पर में देख सकते हैं, इसकी एनर्जी कम है। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। हालांकि ये अगर हम ग्राफिकली भी देखें तो इसकी एनर्जी ज्यादा तो है, लेकिन इट कैन बी आइसोलेटेड, बट ट्रांजिशन एलिमेंट इज हाईली एनर्जेटिक विच कांट बी आइसोलेटेड। ओके, तो ये हमारा बेसिक जो डायग्राम था एनर्जी का SN1 और SN2 का हम लोगों ने देखा। ठीक, ये था SN1 और SN2 का। अब हम देखते हैं क्या कि SN1 में सबसे पहला तो ये देखते हैं कि व्हाट इज द ईज ऑफ SN1 क्या है। एक मोटा सा देखते हैं, फिर और डिटेल में हम करेंगे। अभी छोटा सा एक डिस्कस करते हैं ईज ऑफ SN1 वर्सेस ईज ऑफ SN2। SN1 और SN2 का ईज क्या है फॉर्मेशन का। तो सबसे पहला क्या है कि ये जो है इसके लिए क्या है, इट इज कंट्रोल्ड बाय, इट इज कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्यों, मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और इट इज कंट्रोल्ड बाय स्टैरिक इफेक्ट। स्टैरिक इफेक्ट, स्टैरिक इफेक्ट का मतलब साइज ऑफ ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन, पहली बात तो बॉन्ड क्लीव नहीं होना चाहेगा, अगर क्लीव हुआ भी तो जो ज्यादा स्टेबल है वो फेवर करेगा, है ना। तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी जो है वो मैटर करेगा। अब यहाँ पर में अगर हम देखें कि CH3 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 ये लिविंग ग्रुप है ना। अगर इसको हमने हीट करा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 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 पॉजिटिव। दूसरा केस में CH3 CH3 ये लिविंग ग्रुप है, इसे हीट करेंगे तो ये हो जाएगा CH3 CH3 प्लस लिविंग ग्रुप एंड उसके बाद CH3 CH2 डॉट, इस केस में अगर हम हीट करेंगे तो CH3 CH2 प्लस और लिविंग ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है देखा जाए तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और इसकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। और इनफैक्ट एक और हम ऐड कर ले CH3 और लिविंग ग्रुप, इसे हीट करेंगे तो ये जो कन्वर्ट होगा CH3 पॉजिटिव और लिविंग ग्रुप, इसका जो डिग्री है वो 0 डिग्री है। दिस इज कॉल्ड 0 डिग्री, कोई डिग्री ही नहीं है, कोई कार्बन से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर हम कंपेयर करें SN1 में, तो
एक्चुअली जब ये क्लीव किया तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये देखो 3 डिग्री में यहाँ पर ये प्लस आई है, प्लस आई है, प्लस आई है। अगर हाइपर कंजुगेशन से भी देखें तो इसमें 9 हाइपर कंजुगेबल एच एटम है, इसमें भी ये प्लस आई है, प्लस आई है। हाइपर कंजुगेशन से 6 हाइपर कंजुगेबल है, यहाँ पे प्लस आई है। इसका सबसे, इसका क्या है, उससे कम। इसमें एक भी हाइपर कंजुगेबल नहीं है, कोई भी स्टेबलाइज्ड फैक्टर नहीं है। प्लस आई के कारण क्या होगा? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एट C plus electron density enhances electron density enhances so in 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होगा? कार्बोकेटाइन देर आर 3 donor by plus I effect so it is the most stable है कि नहीं? इन 2 डिग्री क्या होगा? इन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डोनर alkyl donates by plus I effect, donates क्या? इलेक्ट्रॉन्स by plus I effect, so less stable than 3 डिग्री। in 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डोनर alkyl, so less stable than 3 डिग्री and 2 डिग्री, और in 1 डिग्री 0 डिग्री नो डोनर so it is the least stable। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? हेंस, और रिएक्टिविटी, हेंस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन 3 डिग्री C plus is greater than 2 डिग्री C plus is greater than 1 डिग्री C plus is greater than CS3 plus, है ना? एंड चूंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा 3 डिग्री में होगी, SN1 रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। सो SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर, SN1 रिएक्टिविटी ईज, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ईज ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। सो ईज ऑफ SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू stability of carbocation, hence SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर 3 डिग्री C plus is greater than 2 डिग्री C plus is greater than 1 डिग्री C plus, और ये CS3 plus, है ना? ये ध्यान में रखना है, ये रहेगा, है ना? अब देखते हैं, यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते थे कि CH3 होल थ्राइस Cl is greater than CH3 होल ट्वाइस
CHCl is greater than CH3CH2Cl is greater than CH3L. Okay, this is the reactivity order. अब SN2 का देख लेते हैं. SN2 में एक्चुअली हो क्या रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है. SN2 में ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, आगे डिस्कस करेंगे हम, ये बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि फ्रंट कवर्ड रहता है तो बैक साइड से ये अटैक करता है. एज न्यूक्लियोफाइल attacks from backside, hence size of the group matters, है ना, matters. So it deals with steric effect. Steric effect का मतलब size of the group. Steric effect. तो अगर हम steric effect की बात करते हैं तो order of steric hindrance जो होगा वो क्या हो जाएगा, CH3 3 डिग्री is greater than 2 डिग्री is greater than 1 डिग्री is greater than CH3L, है कि नहीं. यानी CH3Cl is greater than CH3 whole twice, CHL is greater than CH3, CH2L is greater than CH3L. और अब यहाँ पर मैं जितना कम से कम स्टेरिकली हिंडर्ड होगा उतना ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, क्योंकि ईज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होगा वो आसान रहेगा. यानी SN2 रिएक्टिविटी is directly proportional to ease of nucleophilic attack is directly proportional to 1 upon steric hindrance. So SN2 रिएक्टिविटी अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री 1 डिग्री या फिर 1 डिग्री से पहले भी CH3L is greater than CH3, CH2L is greater than CH3 whole twice, CHL is greater than CH3 whole thrice, और ये C और L हो जाएगा, है ना. ये हम लोगों ने देख लिया. यानी कि इट इज रिवर्स ऑर्डर ऑफ SN1 हो गया. अब इसमें कुछ टर्म्स और होगा कि अल्फा एंड अनसैचुरेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बाद इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, उसके बारे में अब हम लोग एक और वीडियोस डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आवर लेक्चर्स जब होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे एक्सटेंडेड पार्ट, जिसमें कि हम स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे, अल्फा अनसैचुरेशन पर क्या होगा, SN1 SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर्स क्या होगी. बहुत ही शॉर्ट टर्म के बाद हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, मोटिवेट कीजिए. और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ. होप कि इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू यू. बाय बाय.